नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा मजदूरों की। जी हां, मजदूरों की। हम इस संकट काल में, संक्रमण काल में, आपदा काल में, कोरोना काल में जी रहे हैं। और आपको ध्यान होगा 24 मार्च को जब पहला लॉकडाउन घोषित किया गया था, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया, तो सबसे ज्यादा गाज अगर किसी पर गिरी तो वो मजदूर थे, जो अपने गांव से, अपने घर से, अपने जिले से, अपने सूबे से दूर सुदूर इलाके में दिहाड़ी कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए थे। वो परेशान थे। लॉकडाउन में दिहाड़ी चली गई, वापस घर जाना चाहते थे, लेकिन घर जाने के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं किए गए। सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। बहुत से लोगों को दिल का दौरा पड़ गया चलते चलते। कोई साइकिल पर, कोई रिक्शा पर, कोई ऑटो में बैठकर ही अपने घर, अपने गांव, अपने देश के लिए निकल पड़ा। आपको ध्यान होगा एक बहादुर लड़की ज्योति कुमारी पासवान हरियाणा के गुरुग्राम से अपने पिता को एक साइकिल पर बिठाकर निकल पड़ी। कहां के लिए? बिहार के दरभंगा के लिए। दरभंगा की रहने वाली थी, उनके पिता दरभंगा के थे, उनका परिवार। ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। अपने पिता को साइकिल पर ही लेकर ज्योति निकल पड़ी। 1200 किलोमीटर का फासला तय किया इस बहादुर लड़की ने। बॉर्डर पर रोक दिए गए, बसों का इंतजाम नहीं किया गया। आनंद विहार की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी लॉकडाउन में, कैसे हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई घर जाने के लिए। और उस पर राजनीति हुई, जमकर राजनीति हुई। दिल्ली सरकार बनाम यूपी सरकार, केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार। ट्रेन चलाने में, रेल चलाने में 40 दिन लग गए। 40 दिन का इंतजार करना पड़ा। आपको ध्यान है, रेलवे ट्रैक पर ही पैदल चलते हुए 16 मजदूर कट गए थे। वो इतना थक गए कि पटरी पर ही सो गए थे, बेसुध हो गए। उन्हें यह ख्याल ही नहीं रहा कि ट्रेन भी चल रही है, और उस वक्त आवाजाही ज्यादा हो नहीं रही थी। और इन सब में एक राज्य जो चर्चा के केंद्र में आया वो था बिहार। बिहार से बड़ी तादाद में मजदूर बाहर आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में रोजी रोटी कमाने के लिए। वो दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, या एनसीआर का इलाका हो, नोएडा जहां पर मैं बैठा हूं, या सूरत, अहमदाबाद, या मुंबई, पुणे। इन इलाकों में अच्छी खासी तादाद है। लेकिन योगी सरकार ने शुरुआती हिचक के बाद तत्परता दिखाई, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कहा केंद्र सरकार जैसे दिशा निर्देश जारी करेगी उसी हिसाब से मजदूरों को वापस घर आने की इजाजत होगी। तो मजदूर बहुत परेशान हुए। और आज मैं मजदूरों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होने वाला है। 94 सीटों पर मतदान होगा। लगभग 40% सीटें कल वहां पर बटन दबाया जाना है, और यह बहुत ही अहम होने वाला है दोनों ही खेमों के लिए। वो एनडीए की बात हो या महागठबंधन की बात हो। इन 94 सीटों में पिछली दफा 11 सीटों पर जीत का अंतर 5000 से भी कम वोटों का था। तो इतना टाइट कॉन्टेस्ट था। और पिछली दफा जेडीयू आरजेडी साथ थे, तो आरजेडी ने 33 और जेडीयू ने 30 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 7 सीटें गई थी, और बीजेपी ने 20 सीटों पर विजय जीत दर्ज की थी। हालांकि कुछ इलाके यहां पर ऐसे हैं जो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड हैं। अगड़ी जातियों का भी वर्चस्व है यहां पर, और जो अति पिछड़ी जाति हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनका भी अच्छा खासा पुट है, और वो एनडीए की मजबूती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जब बटन दबाए जाते हैं तो ये जो मजदूर हैं वहां पर, और अच्छी खासी तादाद है, ये अब मैं आपको समझाता हूं। देश में, पूरे देश भर में 17 ऐसे जिले हैं जहां से 25% प्रवासी मजदूर आते हैं, और इनमें से 6 बिहार के हैं। कल जहां पर वोटिंग होने वाली है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। दरभंगा का मैंने जिक्र किया, ज्योति कुमारी पासवान, उनका परिवार दरभंगा से आता है। तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सारण, सीवान और पटना,
अच्छी खासी तादाद है, लगभग 30 लाख मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर। इनमें से बहुत से वापस भी रुके हैं। 3 लाख प्रवासी मजदूर अब वोटर लिस्ट में भी ऐड हुए हैं। अब इनका रुख किस तरफ जाता है? दिहाड़ी गई, नीतीश कुमार कह रहे हैं इनके खाने पीने का इंतजाम किया गया, 1000 रुपए दिए गए, 5000 रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया सरकार ने, केंद्र सरकार ने। 5 किलो अनाज या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने की भी बात की है। लेकिन जिसकी दिहाड़ी चली गई, जिसको काम नहीं मिला, जो मारे मारे फिरा सड़कों पर, घर आने की इजाजत नहीं मिली, वो किस तरफ जाएगा? ये कल अहम सवाल होने वाला है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिरी हफ्ते में क्या है बिहार का मुद्दा? नौकरी पर ही बात अटकी हुई है या उससे आगे चली गई है? डबल इंजन सरकार की बात हो रही है, ट्रबल इंजन की भी बात हो रही है। आज लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया। और बिहार में प्रवासी फैक्टर का कितना है असर? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं, अनडिवाइडेड बिहार के ये निवासी हैं, जफर इस्लाम की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता मेरे साथ हैं। जेडीयू के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता अरविंद निषाद इस चर्चा में जुड़ेंगे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी मेरे साथ हैं। एलजेपी ने भी पिछली बार यहां पर 2 सीटें जीती थी। जो 2 जीती 42 में से, वो दोनों सीटें इसी चरण से थी। उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ हैं। और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन, इनसे बेहतर बिहार कोई नहीं जानता। और बहुत सारा ज्ञान जो मैंने अभी दिया आपको प्रवासी मजदूरों के बारे में, इन 6 जिलों के बारे में, ये दरअसल मैंने चुराया है। सुकेश के साथ आज मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शो किया था, उसमें ये जानकारी साझा की थी सुकेश ने मेरे साथ। तो जफर इस्लाम, कल का चरण, कोई भी चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर कल 40% सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और यहां पर 6 जिले ऐसे हैं जहां प्रवासी मजदूरों की तादाद अच्छी खासी है। 44 सीटें हैं, 44 94 में से। तो ये प्रवासी मजदूरों का रुख और रवैया बहुत अहम होने वाला है क्या कल? देखिए, अगर रुख अहम ना भी होता तब भी हमने उनके लिए बहुत कुछ किया। हमें उनसे गिनवाया भी आपने, इतनी लंबी फहरिस्त है, लिस्ट है कि हमने क्या क्या किया उनके लिए। आप जैसे देखिए, जिस तरह से हमने जो सबसे पहला पैकेज अनाउंस किया लॉकडाउन के बाद, हमने इन्हीं के लिए किया। उसके बाद उनके बैंकों में पैसे डाला, फ्री अनाज दिया, और साथ साथ प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ किया। तो सेंटर और प्रदेश दोनों सरकारों ने इनके लिए किया। प्लस बहुत बड़ा बजटरी एलोकेशन किया हमने, जो है मनरेगा। और जो ये सड़कों पर घूमे, वो मैंने गलत बयानी की क्या? दर दर भटक रहे थे, ना बस मिली, ना ट्रेन मिली, कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल पर, कोई ऑटो में। आपने तो इतना लंबा बोल दिया, थोड़ा हमें तो दोबारा आप जो दोहरा रहे हैं उस बात को, मैं उसके पर आ जाता हूँ ना। हाँ। तो मैं आप अक्सर देखिए, अभी आप जनता से मैं पूछता हूँ कि आप इसी तरह से टीका टिप्पणी करेंगे जब कांग्रेस के वाले बोलेंगे, तब वो देखूंगा मैं आपको। लेकिन बार बार आप टीका टिप्पणी करते, बोलने नहीं देते हैं। आप चाहते नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की आवाज जनता तक पहुंचे, इसलिए हकीकत हम लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते। अच्छा, मैं रोड़ा साबित हो रहा हूँ आपकी आवाज जनता तक पहुंचाने? नहीं, आप रोड़ा साबित होके भी कुछ नहीं होगा, इसलिए कि प्रदेश की जनता ने पहले चरण में जिस तरह से मतदान दिया है, उससे बहुत साफ है कि दूसरे चरण और तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी, पहली बात। दूसरी बात, जहां दिहाड़ी मजदूर की बात कर रहे हैं, हमने अगर उनके लिए कोई एक मसीहा है पूरे देश में, तो वो सब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। कई लोगों ने ऐसा इंटरव्यू किया, लोगों ने कहा हम आए थे, अपनी चाहत से आए थे। लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, फिर भी हमने सोचा चलो घर चलते हैं, लेकिन हम मोदी जी को ही वोट देंगे। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में भी यही सोच रहे हैं? नीतीश कुमार भी मजदूरों के मसीहा हैं? बिल्कुल यही सोच रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। आप जिस तरह से भी बरगलाना चाहिए। अच्छा, मैं बरगला रहा हूँ, लेकिन उनका पूरा विश्वास। अच्छा, सवाल पूछना आजकल बरगलाना हो गया। जफर इस्लाम, आप तो ऐसे ना थे, मतलब सवाल पूछना बरगलाना हो गया। मैं तो आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूँ, कहिए ना संदीप भाई, के देखिए,
आप देखिए दिहाड़ी मजदूरों के बारे में आप अगर देखिए तो बजटरी एलोकेशन सबसे बड़ा नहीं हुआ मनरेगा का। वो पैसा का गरीबों को नौकरियां देने के लिए नहीं हुआ। आप देखिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देखिए किस तरह से मनरेगा में नौकरी मिलती है कि क्या मिलता है? नौकरी मिलती है मनरेगा में, ये मेरी नई जानकारी है मेरे लिए। नहीं, रोजगार मिलता है उनको उनके रोजगार उनको मिलता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप बार बार जो है सीएमआई का अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेरे सर पे थोपते थे, बार बार सर पे थोपता था। सरकार भी इस्तेमाल करती है सीएमआई का आंकड़ा। नहीं, आज क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्री जो लॉकडाउन पीरियड से बेहतर हो गया है? क्यों लॉकडाउन पीरियड से बेहतर हो गया है? अच्छा एक मिनट, अब इस पे ही बात कर लेते हैं। आप तो बैंकर रहे हैं, सारी बात समझते हैं। महेश व्यास के पूरे आंकड़े भी पढ़ लिया कीजिए। देखिए किसी आदमी की कमाई थी 30,000। अब सुन तो लीजिए, अब सुनेंगे नहीं। अब आपको पता है अभी आप फंसेंगे, अब आप फंसेंगे तो आप सुनेंगे नहीं, फिर कहेंगे मैं बरगलाता हूं। मैं आपके चैनल पे कई बार कहा है कि सीएमआई का रिपोर्ट जो सैंपल सर्वे जो होता है उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। ठीक है, आप संतुष्ट नहीं है, पर आज उसी का आंकड़ा बताया ना। अब एक मिनट, नहीं मैं आपको बोल रहा था क्योंकि बार बार आप उस आंकड़े को मेरे पर करते। अच्छा आप दे दीजिए ना आंकड़े बेरोजगारी के, सरकार जारी कर दे। मैं कभी भी सीएमआई के आंकड़े नहीं कोट करूंगा, आप अपने आंकड़े बता दीजिए। 23.52% आप दिखाते थे, आज के आंकड़े भी दिखा दीजिए। अरे वही तो बता रहा हूं, अगर आप सुनेंगे। जफर भाई सुन तो लिया कीजिए। देखिए कोई 30,000 रुपए कमा रहा था मजदूरी करके, और वो 8,000 रुपए या 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, तो उसको नौकरी तो मिल गई। वो आंकड़ों में दिखेगा कि रोजगार मिल गया। रोजगार कितना मिल रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, गलत तो नहीं कह रहा। यह सवाल है बहुत बड़ा। जो 30,000 रुपए 40,000 रुपए कमा रहा था, आज 8,000 रुपए कमा रहा है, 10,000 रुपए कमा रहा है। सरकार के ही आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े आ गए। लोअर इनकम जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास थी, वो शहरी गरीब में तब्दील हो रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं तो ESIC का भी डेटा दिखा दीजिए, EPFO का भी डेटा दिखा दिए, जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनका दिखा दीजिए, कितने लोग ज्वाइन किया है इस दौरान में, वो भी दिखाइए ना, पूरा पिक्चर दिखाइए। और लोगों की धीरे धीरे आमदनी भी बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है, तो मतलब मुतमईन है, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार ने कहा केंद्र सरकार का निर्देश आएगा, कोटा में बच्चों के लिए बस का इंतजाम नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं किया। पर नीतीश कुमार मजदूरों के मसीहा हैं, आप ये कह रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं। एनडीए सरकार गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। लाइन में खड़ा आखिरी आदमी, उसकी चिंता अगर कोई सरकार करती है तो यही सरकार करती है। मतलब जो दिहाड़ी कमा रहा था उसको 1,000 रुपए दे दिए, या उसको 5 किलो चावल या अनाज दे दिया तो बात खत्म हो गई, भूखा नहीं सोएगा। उनकी चिंता करना हमारा धर्म है। देखिए कल तक आप जीएसटी में बोलते, आप नहीं बोल रहे हैं कि जीएसटी भाई 1,05,000 करोड़ हो गया, नहीं बोलेंगे आप। जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, जीएसटी पे पूरी तफसील से चर्चा कर लेंगे। जफर इस्लाम में कभी खुला नहीं होता है, जीएसटी पर कल करेंगे चर्चा। आंकड़े जब आपको लग रहा है कि जो हम सरकार के फेवर में आ रहे हैं, फेवर में, अच्छा सरकार किसकी है? मेरी तो है सरकार। ठीक हो रहा है तो नहीं, किसी बांग्लादेश वासी की सरकार है क्या? सरकार मेरी नहीं है क्या? आप किसी और की सरकार चला रहे हैं क्या? मेरी तो सरकार है, मैं ही तो टैक्स देता हूँ जिससे जीएसटी बढ़ता है। सरकार की तो ऐसे लगाकर बैठ गए, मतलब मेरी सरकार नहीं है क्या? ये भी बता दीजिए। आपकी सरकार है, पूरे देश की सरकार है, लेकिन एजेंडा जो है वो आपका नहीं। अच्छा, मतलब आपका एजेंडा चलाना चाहिए। सरकार से सवाल मत पूछो तो आप भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे मेरी कि अरे सरकार से सवाल नहीं पूछते, बहुत अच्छे इंसान है। बिल्कुल नहीं बरगलाते। आंकड़े भी सही दिखाइए, मेरे आपसे प्रार्थना। ना वो इसीलिए वो कभी कभी जफर भाई क्योंकि समझदार है, वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। समझदार आदमी ज्यादा अच्छा ट्रैप बिछाता है, आप इसी में फंसे रहिए। नहीं मैं फंस नहीं रहा हूं। अब ऐसे में मृत्युंजय तिवारी, मुझे जरा ये बताइए, कल का जो चरण है वो कितना अहम है? अब ये सिर्फ नौकरी तक बात नहीं है, अब जंगल राज की बात आ गई है, डबल इंजन सरकार और महिलाओं की भी बात आ रही है। महिलाओं के बारे में
अब चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो लगातार उन्हें तवज्जो और तरजीह दे रहे हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक भी है। देखिए संदीप जी, अभी तो हमारे भाई जफर भाई को आप जब सवाल तीखे कर रहे थे तो उनको किस तरह से वो तिलमिला रहे थे दिख रहा था। असली सवाल का जवाब बीजेपी के डबल इंजन की सरकार नहीं दे पा रही है। तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा कि भाई रोजगार पर बात कीजिए, भूखमरी पर बात कीजिए, बदहाली पर बात कीजिए। इसका जवाब तो जो 15 वर्षों से शासन में है उनको ही न देना पड़ेगा। नहीं, उनको तो देना पड़ेगा, पर सवाल करने वालों से भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना। मृत्युंजय तिवारी, लॉकडाउन के पहले 3 महीने में तेजस्वी यादव कहाँ थे? हम आपके सवाल का स्वागत करते हैं। तेजस्वी यादव कहाँ थे? आप बड़ा प्रवासी मजदूरों के दुख दर्द की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ थे पहले 3 महीने? ठीक ठीक। देखिए तेजस्वी यादव जब दिल्ली गए थे, तब जब अचानक लॉकडाउन हुआ, सबको पता है, तो लॉकडाउन में वो फंसे हुए थे। छतरपुर के फार्म हाउस में ठहर रहे थे कि फंसे हुए थे? नहीं देखिए, जहां एक मिनट जफर इस्लाम, सबसे मैं सवाल पूछता हूँ, आप क्रॉस टॉक नहीं करते। तो एक मिनट, लॉकडाउन बता दूं क्या? लॉकडाउन के नियमों, सिर्फ मृत्युंजय तिवारी स्क्रीन पर एक करके बात करते हैं। लॉकडाउन के नियम, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके वो आप चाह रहे थे कि वो आते, वो जनता के बीच में जो बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में मजदूर फंसे थे उनको राहत पहुंचा रहे थे, राशन पहुंचा रहे थे। कहां से? हमारे एक एक कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के सभी विधायक, सभी लोग राशन पहुंचा रहे थे, लोगों की मदद में खड़े थे। ये आप विजुअल में आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से सर्वविदित है। अच्छा, छतरपुर में कंट्रोल रूम बनाया हुआ था आरजेडी ने, वहां से सब डायरेक्शंस दे रहे थे, निर्देश दे रहे थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी जब आए तो उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच में जा करके खाना खिलाया अपने हाथों से। वो जा करके आपने देखा, कोरोना काल में भी वो गरीबों के बीच में गए, उनकी समस्याओं को सुना, उनको राहत पहुंचाया, राशन पहुंचाया, भोजन खिलाया। ये कैसे आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव कहाँ थे? अगर सब सारा चीज तेजस्वी यादव जी को ही करना है तो गद्दी छोड़ दे तेजस्वी यादव जी 10 नवंबर से। तो मतलब जैसे मजदूर नहीं आ पा रहे थे बिहार में, सरकार केंद्र के दिशा निर्देश का इंतजार कर रही थी मृत्युंजय तिवारी, ऐसे ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी को भी नहीं आने दिया, इसलिए वो दिल्ली में ही बैठे रहे। नहीं, देखिए जब मजदूरों को घर वापस आना था, कोटा में फंसे छात्रों को आना था, बाकी जगहों से छात्र को आना था, तो सरकार ने साफ कर दिया नीतीश कुमार जी ने कि नहीं, लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा। बाकी राज्यों के सरकार अपने छात्रों को, अपने मजदूरों को ला रहे थे, लेकिन जब तेजस्वी यादव जी ने बस देने की बात की, ट्रेन की भाड़ा देने की बात की, तब शर्म के मारे सरकार ने ट्रेन भाड़ा का व्यवस्था किया और उनको लाने का रास्ता साफ हुआ। ये तो तेजस्वी यादव जी के कारण हुआ। जो मजदूर आए घर वापसी, जिनका छात्र आए, जिनके बिहार सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, बल्कि मजदूरों को गुंडा और अपराधी बता दिया और बताया गया कि ये जो आए हैं, आपको भी पता है, एक लेटर जारी किया गया सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से। जब तेजस्वी यादव जी ने सरकार पर हमला किया, सरकार से सवाल किए कि आप मजदूरों को गुंडे अपराधी बता रहे हैं, तब सरकार ने आनन फानन में एक दिन में चिट्ठी वापस लिया। सरकार ने तो जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, उस सेंटर पर इंतजाम किया, नाम पर खाना, उनको खान पान की व्यवस्था की, मनरेगा में उनको काम दिया, ये काम भी तो हैं। अरविंद निषाद जुड़ गए हैं मेरे साथ। अरविंद निषाद, प्रवासी मजदूर कितना है मुद्दा होने वाले हैं? 6 जिलों में बहुत दखल है प्रवासी मजदूरों का, उनका दुख दर्द आपके गले की हड्डी बन सकता है क्या? ये खतरा है क्या? की अवधि में और जो हमारे दूसरे प्रांतों से अपने राज्य में लौटने वाले हमारे लोगों को बिहार सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में उनकी
सेवा की, उनकी देखभाल की और आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपया की सहायता राशि दी गई। और जो हमारे भाई दूसरे प्रांतों से बिहार में लौटे उनको उनके स्किल के अनुसार उनकी मैपिंग की गई और उसके आधार पर लोगों को यहाँ रोजगार सुनिश्चित कराया गया, लोगों को रोजगार कितनों को रोजगार दिया आपने? लेकिन ये स्किल मैपिंग वगैरह बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, कोई आंकड़ा दे पाएंगे कितनों को रोजगार मुहैया कराए? और 1000 से काम चल जाता है। जो दिहाड़ी पे 20-30 हजार रुपए कमाने वाला आदमी, उसको 1000 रुपए दे दो कि घर में बैठ जाओ, वो संतुष्ट हो जाएगा क्या? देखिए, उनको उस क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन तक हमने क्वारंटाइन किया और उनको एक मानव को, एक इंसान को जो पर डे की जो नियमित आवश्यकताएं होती हैं उन तमाम चीजों की हम लोगों ने आपूर्ति की। उसमें कितने दिन लग गए? बड़ी संख्या में जो लोग आए उनको हम लोगों ने एक मिनट स्किल मैपिंग आपने कहा है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। वाकई सुनने में अच्छा लगता है और वाकई उतना अच्छा हमने काम भी किया स्किल मैपिंग में। आपको मैं बता रहा हूं, रोजगार कितने दिए स्किल मैपिंग करके? ग्रामीण आवास, आप सुनिए तो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया। इस अवधि आंकड़ा में दीजिए ना, बड़ी संख्या बड़ा वेग टर्म के है। लोगों को लगभग बड़ी वेग टर्म है, बड़ी संख्या, कितने लोगों को दिया रोजगार? अरविंद निषाद, बड़ी संख्या में बिहार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में, मनरेगा के तहत दूसरी बात जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत पहले से, लॉकडाउन की अवधि के पहले से बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान चलाया था और बिहार में जो प्राकृतिक जल स्रोत है, उस जल स्रोत जो सूख गए थे उनको पुनर्जीवित करने में आंकड़ा नहीं बताया। और इसमें कितने दिन लग गए? कितने दिन बाद बिहार में आ पाए? नतीजा है, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इंतजाम किया, प्रवासी मजदूर वहां अपने घर, अपने गांव, अपने देश आ सकते थे। नीतीश कुमार ने बड़ी देर कर दी ना। केंद्र सरकार के निर्देश का इंतजार करते रहिए आप। डबल इंजन सरकार की जो दुहाई देते हैं, वो डबल इंजन के चलते बिहार का मजदूर सबसे देर में अपने गांव, अपने देश पहुंच पाया। देखिए अभी हमारे राजद के भाई बोल रहे थे, तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं 50 बस दूंगा, हम दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों की मैं सहायता करूंगा। जब बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जानी चाहिए जिससे हमारे लोग अपने राज्य में आ सके, भारत सरकार ने श्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के मांग पर सुना और उसके आधार पर बिहार में बड़ी संख्या में लोग आए। हाँ, वो ट्रेनें चलने में ही 40 दिन तो लगी गए थे ना, ये बात तो आप जानते हैं। रोहन गुप्ता, पर सरकार ने, ये देखिए संकट काल है, ये मुश्किल वक्त है, लोगों को पहले रोकना भी था कि संक्रमण ना फैले और उनके लिए इंतजाम भी किए गए और तय समय पर जब उन्हें भेजा गया, क्वारंटीन सेंटर्स में भी बंदोबस्त किया गया, पैसे भी दिए गए, उनकी स्किल मैपिंग की गई। तो इससे ज्यादा संकट काल में सरकार क्या कर सकती है? देखिए, ये संदीप जी सारे जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, ये जो डिजास्टर है ये मोदी मेड डिजास्टर था। ये कुदरती आपदा से पहले मोदी सरकार द्वारा बनाया गया डिजास्टर था। जिस प्रकार से रात को 12 बजे लॉकडाउन आनन फानन में डिक्लेयर कर दिया गया, ये भी नहीं सोचा गया कि मजदूरों का क्या होगा, उनकी आमदनी का क्या होगा, बेचारे क्या खाएंगे, अपने घर पे कैसे पहुंचेंगे। जिस बर्बरता से हर जगह पे उनको मारा गया, मैं गुजरात से उसी की तारीफ हो रही है दुनिया भर में कि भारत ने जो शक्ति दिखाई लॉकडाउन के चलते, मृत्यु दर हमारी बहुत कम है और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से अगर हम तुलना करें। संदीप जी, हाँ, देखिए वो मोदी सरकार के दावे हैं। आज भी जो 50,000 के पार अपना आंकड़ा चल रहा है, 500 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। और जिस प्रकार से 3 दिन अगर दिए होते, आज बीजेपी की रैलियां देखिए, सब वहां पे लॉकडाउन का असर नहीं था, वहां पे सब कुछ चला। एमपी में देखा आपने रैलियां हुई 3 दिन। तो अगर आपकी रैलियों में भी तो भीड़ आ रही है,
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की रैली में सोशल डिस्टेंसिंग तो हो रही है, आपकी रैलियों में तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। संदीप जी, चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चुनाव के पहले की बात कर रहा हूं, जब मध्य प्रदेश में आपदा में अवसर करके इन्होंने सत्ता लाई, सत्ता सरकार तोड़कर लॉकडाउन का यूज करके अपनी सत्ता बनाई, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। संदीप जी, हमारा जो आंकड़ा है, करीब 20 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर आज बिहार में वेट कर रहे हैं। जो आक्रोश उनका था वो वोट में कन्वर्ट करके इनको जवाब देने का, दिवाली के बाद वो लोग जाएंगे। पर मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे चरण में ये आवाज आपको सुनाई देगी, क्योंकि जिसके दिल पे, जिसके परिवार पे वार हुआ है वो मजदूर इनको भूलेगा नहीं, जिसकी आमदनी पे वार हुआ है वो मजदूर इनको भूलेगा नहीं, जिसकी पूरी उसकी दुनिया बिखर गई, 1200-1500 किलोमीटर चल के उनको अपने घर पे आना पड़ा। आप पंजाब की बात क्यों नहीं करेंगे, राजस्थान की बात क्यों नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में क्या हुआ, वहां पर ट्रेनों को लेकर क्या राजनीति हुई, आपके राज्यों में क्या हुआ? मैं आपको सारी बातें दूंगा, आपको मालूम है, सारे जवाब मैं दूंगा। वहां पे मजदूर गए तब उनको कैसे ट्रीट किया गया, गुनहगारों की तरह, आतंकवादियों की तरह। उनकी सरकार उनको लेने को तैयार नहीं है। नीतीश जी बोलते हैं कि अरे हम क्या व्यवस्था करें, यह कहा गया कि इनके आने से संक्रमण बढ़ेगा, इनको हम लोग नहीं स्वीकार कर सकते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि हमारे पास कोई बस, तो वो तो डॉक्टर्स कह रहे थे संक्रमण बढ़ेगा। आप सुनिए, मैं वही बता रहा हूं, ये तो डॉक्टरी सलाह थी ना। सुनिए, डॉक्टर्स की बात ना सुने। अगर क्वारंटाइन सेंटर में, अगर बाहर आपके मेरे प्रदेश के लोग कहीं बाहर काम करते हैं, जब उनकी केंद्र सरकार, जो ट्रबल इंजन की आप बात कर रहे हैं, उनकी ही साझा सरकार ने ये स्टेप लिया, तब जिम्मेदारी किसकी थी व्यवस्था करने की? ये दोनों सरकारों को मिलकर करना चाहिए था। क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था करते, सब कुछ करते, पर ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मजदूरों का गुस्सा फूटने वाला है। एक मिनट, ए.के. वाजपेयी, ये एक बड़ा मुद्दा है, ये वो इलाका है, यहीं पर ही आपने अपनी एकमात्र 2 सीटें जीती थी। देखिए, अभी आपने 3 बार पूछा जफर साहब से कि नीतीश कुमार मजदूरों के मसीहा है कि नहीं। जवाब नहीं दिया उन्होंने, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया नीतीश कुमार को। और देखिए, उन्होंने बार बार बताया, जो कि हकीकत है, कि केंद्र ने दिया, अनाज दिया, पैसा दिया, सिलेंडर दिया, ट्रेन दी, मतलब जितनी मजदूरों की परवाह, क्वारंटीन में 1000 रुपए दिए, दिहाड़ी दी, इंश्योर किया, स्किल मैपिंग की, 1000 रुपए दिए। लेकिन शुरुआत जो की सारे सेंटर ने की, सिवाय एक काम के 1000 रुपए के, 48 लाख लोगों के राशन कार्ड नहीं थे जिससे कि उनको राशन मिल जाए। ये हमारे चिराग बाबू ने, रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे, उनको चिट्ठी लिखी, नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी बार बार कि भैया उनके राशन कार्ड तो बनवा दो, तो उनको कम से कम राशन तो मिल जाए। 4 महीने लगे, तब जाके कहीं उनके 20 लाख लोगों के राशन कार्ड बने। भाई, नीतीश कुमार को तो कोई किसी तरीके से अप्रिशिएट कर ही नहीं सकता। मजदूर उनको बिल्कुल वोट नहीं देगा, किसान उनको बिल्कुल वोट नहीं देगा, पर मोदी को वोट देगा, मोदी को, बीजेपी को वोट मिलेंगे। मोदी को इसलिए देगा, मोदी को इसलिए देगा क्योंकि उनके काम दिख रहे हैं, काम दिख रहे हैं। देखो, एग्जीक्यूशन। तो मतलब ये डबल इंजन नहीं है, एक इंजन को नकार देंगे, दूसरे इंजन पर सवार हो जाएंगे। इंजन डबल है, लेकिन जो नीतीश कुमार का पहिया है वो टूटा हुआ है, एक पहिया, दूसरा पहिया टूटा हुआ है। अब दूसरा सेंटर का इंजन धक्का दे रहा है, लेकिन वो चल के राजी नहीं है, और 3.5 साल से ही चला है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उस डब्बे को बदलिए। एक मिनट, जब तक वो डब्बा नहीं बदला जफर इस्लाम से पूछ लें, नीतीश कुमार भी मसीहा है, सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं ए.के. वाजपेयी। नीतीश कुमार पर चुप्पी क्यों है? देखिए, मैंने वाजपेयी जी को सुना, मुझे बहुत देर से हंसी आ रही है। वाजपेयी जी का चेहरा आप देखिए, साफ साफ झलक रहा है कि उनको मजबूरन झूठ बोलना पड़ रहा है। मानसिक तनाव में वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि जनरली वो झूठ नहीं बोलते, भाई हमारे झूठ नहीं बोलते, मानसिक तनाव में झूठ बोलना पड़ रहा है, इसलिए कि चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है कि झूठ बोलना है। तो मतलब इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनवाए, राशन कार्ड नहीं बनवाए रामविलास पासवान ने। एक मिनट सुन लीजिए, इन्होंने, देखिए, सरकार में रह के, हर, चाहे वो सेंटर में सरकार में कोई हो या प्रदेश में सरकार में है, एनडीए ने सभी, दोनों एनडीए में सेंटर और स्टेट दोनों ने मिलकर काम किया। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि जरा ये बता दें, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कि महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया था। महाराष्ट्र में आप देखिए, लोग मुंबई से चल के नासिक में ट्रेन के हादसे में खत्म हो गए। क्या उनके बारे में कभी चिंता की? नागपुर में खत्म हो गए। क्या उनके बारे में कोई चिंता की? वहां मध्य प्रदेश, अच्छा, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी थी, मजदूर अपने घर वापस जा रहे हैं, वो राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। नहीं, राज्य सरकार की। देखिए, वहां पर जिस तरह से उन्होंने स्टेशन में लोगों को बुलाया और फिर पैसा कलेक्ट किया और वापस भेज दिया, किस तरह से वहां पर बर्बरियता जो पुलिस की रही,
वहाँ के आम मजदूरों के साथ। ये सब चीज आपके सामने में आपने बहुत बार रोहन क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, फिर मैं एक मिनट, आपने आरोप लगाया है, अभी और मुद्दे हैं जफर भाई। रोहन, आपकी बर्बरता का जिक्र क्यों नहीं कर रहे आप? देखिए संदीप जी, आप जिस प्रकार से बौखलाहट इनकी दिख रही है, आप बिहार चुनाव पे बात करें, एक शब्द जफर इस्लाम बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, जब कुछ किया ही नहीं है तो बोलेंगे क्या? ये जो ट्रबल इंजन है, और जो अभी वाजपेयी जी बात कर रहे थे, देखिए क्या मजा है इनका। एनडीए का मतलब है नीतीश को धोखा अलायंस, यही लोग मिलकर उनको धोखा दे रहे हैं। अब वाजपेयी रखो भैया आप लोग कांग्रेस वाले बनने का ट्राई कर रहे हैं, एक विल को निकाल रहे हैं और इस पहले बनने का ट्राई कर रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, आपने रिस्पॉन्स दिया, आपकी बात बीच में काटी थी। एक मिनट एक बात पेश कीजिए। जफर भाई कह रहे थे कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई झूठ नहीं बोला और ना हम कोई टेंशन में हैं। हम तो हनुमान हैं, हनुमान हैं और उनकी भक्ति कर रहे हैं और चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, नीतीश की सरकार जाए। उसके कारण है, देखिए 7 निश्चय का जो कार्यक्रम चला है, अभी रेड पड़ी ना परसों, वो ठेकेदार जो है वो 7 निश्चय का ठेकेदार है और 3 करोड़ नगद मिले हैं, नगद। इसके तार कहां तक जाएंगे? तो आपका तो जीरो टॉलरेंस है बीजेपी का भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो नीतीश का भ्रष्टाचार होगा तब भी जीरो टॉलरेंस आपको रखना पड़ेगा। इसलिए हम अगेंस्ट है नीतीश बाबू के। और नीतीश बाबू कल को पलट के वहां चले गए 10 तारीख के बाद, तब आप क्या करेंगे? तो देखिए राजनीति को राजनीति की तरह से समझ वो पोस्ट पोल सिनारियो पर आएंगे, पर सुकेश, प्रवासी मजदूर का मुद्दा ये बहुत बड़ा, बहुत अहम मुद्दा है, इसकी चर्चा बहुत कम हो रही है राजनीतिक विश्लेषण में। देखिए संदीप, सभी पार्टियां आपदा में अवसर तलाश रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पूछा जाएगा सरकारों से, प्राइमरीली ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आप ये कह सकते हैं कि एक टैक्टिकल ब्लंडर था, पॉलिटिकली स्पीकिंग एक टैक्टिकल ब्लंडर था कि अभी नहीं आ सकते। लेकिन किस सरकार ने क्या किया? जफर इस्लाम महाराष्ट्र सरकार की बात करेंगे, वो गुजरात सरकार की बात नहीं करेंगे। सूरत में क्या हुआ था, अहमदाबाद में क्या हुआ, अहमदाबाद में क्या हुआ था। देखिए इस संक्रमण काल में कोई भी सरकार, चाहे उसने कितना भी अच्छा काम किया हो, अपेक्षाओं के अनुरूप खड़ी नहीं उतर सकती। ये बात सही है। ये ऐसा संक्रमण था जिसमें लोग गुस्से में होंगे। जो मजदूर गए हैं, और आंकड़ा आपने दिया है, वो 44 सीटों को अफेक्ट करता है। 2017-18 में एक वर्किंग ग्रुप बना था जिसने ये दिखाया था कि 17 जिले ऐसे हैं जहां से 25% वो आबादी निकलती है। देश भर में 17 ऐसे जिले हैं, 6 में चुनाव हैं। हमने उनका आंकड़ा दिखाया है। वो 6 जिले हैं जो चुनाव में जा रहे हैं। अब वो मजदूर, a lot for the government becomes very less for the people। वो जो एगनी है, पीड़ा है, पेन है, जो उस वक्त गए होंगे, वो दर दर भटक रहे थे। कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल पर सवार, हमने वो दिखाई बिटिया की। बिल्कुल, वो जेडीयू कह दे कि हमने 21 लाख लोगों के अकाउंट में 1000 रुपए डलवाए, सही बात है। वो 5400 रुपया कहा नीतीश कुमार ने कि जो लोग वहां आए क्वारंटीन सेंटर में, एक व्यक्ति पे 5400 रुपए खर्च किए हमने ध्यान रखा उनका। क्या ये एनफ है? क्या उनकी पीड़ा को ये उस पे मरहम लगा सकता है? ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। हालांकि एक उसका फ्लिप साइड आपको बताऊं, जब ये शुरू हुआ था पूरा इलेक्शन होगा, अच्छा है कि बाकी राज्यों में इलेक्शन नहीं है। अगर बाकी राज्यों में इलेक्शन होते तो सबकी पोल खुलती। अभी बिहार में इलेक्शन है और कोरोना काल में ये पहला चुनाव है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है कि माइग्रेंट लेबर्स वर्कर्स के साथ क्या हुआ था। इसका फ्लिप साइड ये है कि दरअसल जो फायदा केंद्र सरकार ने पहुंचाया, जो राज्य सरकार ने फायदा पहुंचाया, उनके हिसाब से उन्होंने ये तय किया कि हमें चुनाव में अभी प्लंज लेना चाहिए। ये जो दूसरी थ्योरी है कि चुनाव देर से कराएं, कोई नहीं जानता कि कोरोना कब तक चलेगा। अभी तो मल्टीपल वेव्स की बात कर रहे हैं रणदीप गुलेरिया। उस समय मैं तो पॉलिटिकली कह रहा हूं, ये राजनीतिक तौर पे एक मुफीद वक्त लग रहा था नीतीश कुमार और मोदी डुओ को कि हमने केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर जो फायदा पहुंचाया है वो उनके दिमाग पे, मानस पटल पे अंकित होगा। हमने तुरंत फायदा पहुंचाया है। बाढ़ के दौरान भी हमने 6-6 हजार रुपए लोगों को उनके अकाउंट्स में दिए हैं। इस सब का फायदा अभी मिलेगा। क्या ये फायदा मिलेगा? देखिए, ये बहुत बड़ी संख्या में वोटर हैं
जो वोट नहीं और इनमें करते से थे। कितने गए हैं वापस, कितने बचे इसका हुए? देखिए आंकड़ा- छठ मैया की पूजा का भी वक्त है, ये बिल्कुल। ये दीपावली का वक्त है। अभी बहुत सारे लोग बिहार में होंगे जो गए भी होंगे थोड़े दिनों के लिए, वो भी वापस आ गए मुझे होंगे। शक लगता है, हाँ। मुझे शक लगता है इसमें कि जो लोग गए, देखिए आपने ठीक कहा और उसका जवाब किसी प्रवक्ता भाजपा हाँ, के अभी प्रवक्ता के अरविंद पास से भी नहीं पूछेंगे। होगा हाँ। कि जो लोग 25,000 30,000 रुपए कमा रहे थे, अब वो 10,000 कमा रहे हैं, वो कमाने के इसमें तो आ गए, यहाँ की जी नौकरी वापस मिल गई, नौकरी वापस मिल गई, दिहाड़ी वापस मिल गई, लेकिन उनके खाते में पैसे उतने नहीं आ रहे। वो कंट्रीब्यूट करते थे बिहार में, बिहार की जीडीपी उनसे बढ़ती थी, डबल डिजिट जीडीपी की बात है, उसमें उसका एक बहुत बड़ा योगदान बाहर रह रहे लोगों का था। जो गए हैं शायद वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो रुके हैं वो क्या बदला लेने के लिए रुके हैं? क्या वो जो काम किया गया है, जिसका जो तर्क देती है जेडीयू बीजेपी, क्या उससे खुश होंगे या फिर वो पलट के जवाब देंगे? अरविंद निषाद, जो सुकेश कह रहे हैं विश्लेषण, आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कोई भी सरकार का यह दायित्व बनता है कि आपदा के समय में अपने नागरिकों के अपने राज्य की जनता का हम सेवा करें, उनको हम उस हालत में न छोड़े जिस हालत से वो आए हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने फर्ज के अनुसार हर आए हुए अपने बिहारी भाइयों का और यहाँ जो रह रहे थे उनको आपदा के इस विभीषण काल में हम लोगों ने बीड़ा उठाया, उनको कच्चा राशन सामान पहुँचाया, उनको हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में रखने का काम किया, हम लोगों ने नगद राशि दिया और बड़ी संख्या में हम लोगों ने जांच कराया। गुस्सा है अभी जांच का आपको ग्राउंड पर क्या लगा? लोगों में गुस्सा है, मजदूरों में गुस्सा है? अरविंद, आप तो लोगों से मिलते हैं ना? गुस्सा तो मुझे कहीं नजर नहीं, गुस्सा तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, बल्कि हम लोग भी अभी चुनाव के दौरान कई क्षेत्रों में मैं भी गया जनसंपर्क में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति लोगों का जो मन में उत्साह है, मन में जो लगन है, वो मतदान के दिन प्रकटीकरण भी हुआ है, आगे कल भी होगा और हाँ, कल भी देखेंगे और 10 तारीख को तो सारे दावों की समीक्षा हो ही जाएगी। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, मैं 1 मिनट रोहन आपके पास आ रहा हूं, पहले मृत्युंजय तिवारी, देखिए ये वो इलाका भी है, यहां पर अगड़ी जातियों की अच्छी खासी पैठ है, मौजूदगी है कुछ इलाकों में, वो डिसाइड करते हैं कौन जीत रहा है। तो अगड़ी जमा अति पिछड़ा जो वर्ग है, ईबीसी जो वर्ग है, क्या उनका समीकरण भी इस दौर में बहुत अहमियत रखने वाला है? पिछली दफा मैंने शुरुआत में ही बताया, आपने 33 जीती, 30 जेडीयू ने जीती थी, लेकिन ये बीजेपी का भी गढ़ है कुछ पॉकेट्स और ईबीसी का भी अच्छा खासा यहां पर दबदबा है। देखिए संदीप जी, ये चुनाव सही माने में आपने कहा कोरोना काल में हो रहा है और इस चुनाव की जो अहमियत है वो आप भी समझ रहे हैं। ये चुनाव तेजस्वी यादव नहीं लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव अकेले 32 हेलीकॉप्टर का सामना कैसे कर पाएगा ये 30 वर्ष का नौजवान? ये बिहार की जनता लड़ रही है, जिसे डबल इंजन की सरकार ने जो जख्म दिया है, उस जख्म पर अब प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जितना भी मरहम लगाएंगे, अब जनता को आराम नहीं मिलेगा। जनता गुस्से में है। जब भूख और प्यास से जनता तड़प रही थी, मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये चुनावी रैली के लिए रखिए ना रेटरिक, मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूं, ये वो इलाका है, यहां अगड़ी जातियों की भी कुछ इलाकों में बहुत अच्छी खासी मौजूदगी है। ये अगड़ा जमा अति पिछड़ा, ये आपके लिए परेशानी का सबब है। यहां अगर आपने कुछ सेंधमारी नहीं की तो गेम ओवर भी हो सकता है विपक्षी महागठबंधन का। देखिए संदीप जी, अब अगड़ा और पिछड़ा में कोई रगड़ा नहीं है। अब सीधा सब लोग मिल करके रगड़ा कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार को हटाने का। अब हमारे साथ अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, सभी लोग हैं, A to Z। तेजस्वी यादव जी ने कहा है ये सिर्फ MY की पार्टी जो धारणा परसेप्शन बनाई गई थी वो समाप्त हो गई। अच्छा, वो आप तोड़ रहे हैं। अब 1 मिनट, जफर इस्लाम स्क्रीन पर जफर इस्लाम, जो सुकेश कह रहे थे, आप इस बात से देखिए, कोरोना काल आप तो नहीं लेकर आए, ना नीतीश कुमार लेकर आए, लेकिन कोरोना काल में पहला बड़ा चुनाव है, लोगों को दिक्कतें हुई, इसको आप नकार नहीं सकते। कितना भी सरकार कर दे, जो सुकेश कह रहा है, वो लोग ये नहीं, लोग कहेंगे सरकार ने किया,
पर वो कहेंगे और कर सकती थी। ये एक परेशानी है। क्या आज आप डिफेंडर की भूमिका में हैं बिहार में? देखिए संदीप जी, जैसा आप कह रहे हैं या सुकेश बाबू कह रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं दो वजह से। एक पहली वजह है कि देखिए हमने प्राथमिकता दी लोगों की जान बचाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब फैसला किया लॉकडाउन का, तो उनकी प्राथमिकता थी कि लोगों की जान बचे। दुनिया की 20% आबादी भारत में रहती है, और ऐसे में अगर आप देखिए आंकड़े में, तो जिस तरह वो सारी बातें फेयर है। मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं। कोरोना काल में आप डिफेंडर की भूमिका में हैं, सरकार आपकी तो नाराजगी होगी ना? नहीं, सुनिए ना। लेकिन जब हमने ये फैसला लिया तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में था, जमीन में था, लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा था। हमने अनगिनत राशन के पैकेट पहुंचाए, खाना पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया, दरवाजे वो बातें और लोग मानते हुए सवाल पूछ रहा हूं। नहीं तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो चाहे एक आम नागरिक हो। हमने आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है। रोहन गुप्ता, कोरोना काल में चुनाव जो हो रहा है उसके चलते एक पहली बात तो 15 साल का राज, और ऊपर से कोरोना की भी एंटी इनकम्बेंसी आपके फेवर में काम कर रही है क्या? दरअसल और कुछ नहीं है, बाकी लोगों की ऐसी कोई बड़ी नाराजगी नहीं है नीतीश से। देखिए संदीप जी, इस चुनाव की एक विशेषता मैंने जो देखी, क्योंकि कई दिनों से मैं पटना में हूं, इस बार जो अगर आप पिछड़ा ये बातें करिए, मुद्दे बिहार में है ही नहीं। बिहार में मुद्दा है बेरोजगारी का, बिहार में मुद्दा है जनता के साथ विश्वासघात का, बिहार में मुद्दा है प्रवासी मजदूरों के धोखे का, बिहार में मुद्दा है मुंगेर में जिस प्रकार से बर्बरता से सरकार ने कांड किया और सरकार चुप रही उसका, बिहार में मुद्दा है महिला सुरक्षा का। जो इस बार चुनाव लड़े जा रहे हैं, जो नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं संदीप जी, जो पहले राउंड का नहीं, 4 महीने पहले कौन सी ऐसी नाराजगी दिखती थी? ये एक सवाल होगा ना एक वाजपेयी, ऐसी कोई नाराजगी दिख रही थी 4 महीने पहले? देखिए संकट काल, संक्रमण काल का भी प्रभाव, ये कहीं भी चुनाव होता जो सुकेश कह रहे हैं तो सरकार थोड़ी बैकफुट पर होती। सरकार से ही सवाल पूछेंगे ना, और किससे पूछेंगे? सरकार सही काम करती तो नहीं होती ना बैकफुट पे, और एक्सप्लेन करती कि हमने ये किया, सिर्फ एक ही बताया इन्होंने कि 1000 रुपए दिए। अच्छा, अब दूसरा सुनिए, ये कोसी बेल्ट में जहाँ चुनाव है कल, पूरे 80 लाख लोग जो है प्रभावित हैं बाढ़ से। सर्वे कराया, 1 रुपया दिया, किसी का मकान टूटा, कोई दवाई बांटी, कोई राशन बांटा, कहीं कुछ नहीं। दूसरा, पटना में जब बाढ़ आई थी, मिडिल क्लास लोगों के घरों में पानी घुस गया था, सामान सारा खराब हो गया था। क्या 20-20, 10-10 हजार रुपए नीतीश बाबू ने दिए? नीतीश बाबू तो काम ही नहीं कर रहे हैं ना, थक चुके हैं वो पूरी तरीके से। तो नरेंद्र मोदी भी नहीं समझा पाए? नरेंद्र मोदी तो दिया, देखो बार बार काम गिना रहे हैं, हर तरीके से काम गिना रहे हैं। अच्छा, और एग्जीक्यूशन भी है उसमें। सुकेश, ये कोरोना काल का भी चुनाव है, इसलिए आज जो हमने प्रवासी मजदूरों की लोगों ने चर्चा नहीं की, ये अहम मुद्दा है। और साथ में जो ये कोरोना काल में और दिक्कतें जुड़ जाती हैं, ये एक चीज से शुरू होता है और वो एस्केलेट कर जाता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है एनडीए के लिए, जो डिफेंडर की भूमिका में है, जो शब्द आप बहुत दिनों से, हफ्तों से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, जो चैलेंजर होता है उसके लिए काम आसान, काम आसान हो जाता है। पिछली बार 2015 में नरेंद्र मोदी चैलेंजर थे। पिछली बार का भाषण सुनिए, इस बार का भाषण सुनिए, आपको अंतर लगेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बार डिफेंडर की भूमिका में है। मुश्किल होता है डिफेंड करना अपना किला। देखिए, 2 चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, मुझे जो फील होता है वो बताऊं। पहला, अगर रोजगार, नौकरियों का ट्रैक्शन है, फिर कोई भी बाधा नहीं आती। अगर वो ट्रैक्शन है तो वो फिर स्वीप हो सकता है। लेकिन दूसरा, जो ये फेज है, मैं इसकी फेज की बात करूं तो अपर कास्ट और ईबीसी आपने कहा, वो एक बड़ा वोटर है, वो एक एज देता है एनडीए गठबंधन को। उसमें एक पेच ये होगा, जो महिलाएं, जिनकी चर्चा हमने कल भी की थी, आज भी थोड़ी की है, वो एक बड़ी संख्या में 2,86,000 वोटर हैं, 2 करोड़ 86 लाख वोटर हैं, 1 करोड़ 35 लाख महिला वोटर हैं। ये जो दिहाड़ी मजदूर, जो काम करने वाले जो लौटे, वो इनके बच्चे थे, इनके बेटे थे, इनके घर वाले थे, उससे क्या महिलाएं नाराज तो नहीं होगी? वो एक बड़ा नुकसान दे सकता है। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स गोइंग डाउन टू द वायर। ये बहुत ही कड़ी टक्कर चल रही है बिहार में, और इसीलिए हम रोज कोई ना कोई मुद्दे पर, अहम मुद्दा जो है उस पर चर्चा भी करने की कोशिश करते हैं, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी और ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर भी। आज बस इतना ही, नमस्कार।